Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। जैसा कि चैप्टर नंबर 3 पे चल रहे थे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के, और उसमें मेथड नंबर 4 पढ़ रहे थे। दो मेथड बचे हैं, सिर्फ मेथड 4 और मेथड 5, ठीक है, जिसमें ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये आपका मेथड है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में भी आता है, मिड टर्म में तो डायरेक्टली आपका लॉन्ग आंसर ही मिल जाएगा इससे, ठीक है। चलिए प्रोसेस जानते हैं कि क्या करना होता है इसमें। इसकी प्रोसेस में देखिए एक सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात जो प्रोसेस की है, ये आपको एक रास्ता देता है जिसमें आपको पहले तो इसका सी एफ पार्ट ऑफ सी एफ फाइंड आउट कर लेना होता है। जैसे आपने क्या किया भाई, पार्ट ऑफ सी एफ फाइंड आउट किया, ठीक, पार्ट ऑफ सी एफ। तो पार्ट ऑफ सी एफ में आपका सी एफ जिसको पी आई भी बोलते हो आप, इसे आप पी आई भी बोलते हो। अच्छा, तो पार्ट ऑफ सी एफ की वैल्यू y के रूप में तो होगी ही, वैसे तो हम लोग u ले लिया करते थे। u y में कब बदल जाता है, जब पी आई ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो पार्ट ऑफ सी एफ तभी निकलेगा जब हम इसका राइट हैंड साइड ज़ीरो करके निकालेंगे। मतलब सिंपल सी बात आपसे बोलें कि जिन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा है वो जानते हैं कि जब इक्वल टू में यहाँ पे q की वैल्यू ज़ीरो हुआ करती थी तो सिर्फ हमें सी एफ निकालना होता था, पी आई नहीं निकालना होता था, या यूँ कहें कि पी आई ज़ीरो होता था। तो यहाँ पे हमको पी आई ज़ीरो करके ही, या यूँ बोल रहे पी आई हटा करके ही, यानी इक्वल टू ज़ीरो करके ही हमें सी एफ की बात करनी है। हमने क्या किया, इज इक्वल टू ज़ीरो लेकर के हमने ये फाइंड आउट किया y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। तो ऐसे में जो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू समथिंग, माने कांस्टेंट टाइप आएगा कुछ, मान लेते हैं C1 और C2 करके आएगा, C1u और प्लस C2v, C1u प्लस C2v करके आएगा। यहाँ पर u और v क्या होगा, वही हमारे दोनों पार्ट होंगे CF के ही, क्योंकि हमने इक्वल टू को तो ज़ीरो कर दिया है। यही हमारे क्या है, पार्ट ऑफ CF, ठीक है, ठीक है। अभी केवल प्रोसेस सुनते हैं, फिर एग्जांपल जब समझाएंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। तो जैसे ही y इज इक्वल टू C1u प्लस C2v की बात होगी, अब हमको ये, जैसे अभी तक क्या होता था, हम y को उठा करके पुट कर दिया करते थे, है ना, या फिर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पी क्यू आर की वैल्यू P1 Q1 R1 निकालने वाला क्वेश्चन था, चाहे और क्वेश्चंस थे, है ना, जिसमें फॉर्मूलेज थे, तो वो क्या करते थे। अब क्या है, आपको सिर्फ इक्वल टू ज़ीरो करके उसका सी एफ फाइंड आउट करना है, कह सकते हो पार्ट ऑफ सी एफ भी कह सकते हो। तो फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, देखिए ये ऐसे फॉर्म में होगा, कांस्टेंट इनटू एक यहाँ पे वेरिएबल होगा, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा और प्लस दूसरा कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल होगा, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद जस्ट टर्न जो हमें अब लगाना होता है, वो क्या करना होता है, जो दोनों कांस्टेंट होते हैं उन्हें हमें बदल देना होता है। बताते हैं क्या, इसमें जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा चेंज में जाता है। अब हम लिखेंगे कि जो लेट द कंप्लीट सोल्यूशन, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो u इंटू वी टाइप नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन कैसा होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रोसेस होता है ये, प्रोसेस का प्रूफ आपको नहीं करना है, आपको सिंपल समझना है कि प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे करना सिर्फ इतना सा होता है, जो आपके कांस्टेंट सी एफ के साथ अपने आप से आए होंगे C1 C2, उन दोनों को हटाकर एक नया कांस्टेंट लिख देना है। जैसे आपने C1 को हटाया तो a लिख दिया, और u तो u ही रहेगा, मतलब जो वेरिएबल है वो वेरिएबल रहेगा, और जो C2 को हटाया तो b लिख दिया, और उसके साथ v ही रहेगा। और आपका ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन ये हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगर ये ऐसा हो जाएगा तो वेयर a एंड b, भले ही इन्हें हमने कांस्टेंट की जगह पे लिखा है, लेकिन ये फंक्शन ऑफ x हैं, आर फंक्शंस ऑफ x, है ना, और हमें इन्हें डिटरमाइन करना है, ठीक है, टू बी डिटरमाइंड, हमें डिटरमाइन करना है इस तरीके से जैसे कि ये हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करे, ठीक है।
तो यानी ए और बी निकालने की बात आ गई फिर तो। अब ये ए और बी कैसे निकालते हैं, इसके दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, सुनते हैं वो दोनों फॉर्मूले क्या हैं। देखिए, जो हमारा ए, कैपिटल ए जो अपने मन से लाए उसका एक फॉर्मूला है। वैसे कैपिटल ए और कैपिटल बी के फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको दोनों ही एक साथ हम बताते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सो ए का फॉर्मूला जो आप कंपेयर कर रहे होगे तो आपको पी क्यू और आर मिला होगा, भाई कंपेयर किया था तो यहाँ पी क्यू आर लिखा ही इसीलिए है कि आपको ये पी दिख जाए, क्यू मिल जाए और आर मिल जाए, है ना, तीनों चीज़ें तो मिल जाएंगी। अच्छा भाई, जब पी क्यू आर मिल जाएगा तो आपको ए का जो फॉर्मूला आएगा वो इंटीग्रेशन माइनस आर के साथ वी अपॉन यू वी। अच्छा ये वी क्या है भाई, v1 मतलब v डैश कर दो आप, मतलब v का डिफरेंशिएशन कर देना है आपको, माइनस u डैश v और यहाँ पे dx, और एक इसका कांस्टेंट जुड़ जाएगा। a के साथ मान लेते हैं स्मॉल a जोड़ देते हैं, ठीक है। और b का फॉर्मूला क्या होगा, ये स्मॉल a कांस्टेंट है भाई, देखो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, dx प्लस स्मॉल a, ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन कर रहे हो तो भाई कांस्टेंट तो होगा ही ना। ऐसे बी के फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे आर यू हो जाता है, मतलब ए वाले में वी वाला ले लो और बी वाले में यू वाला ले लो, ठीक है। अच्छा अपॉन में वही रहेगा, ठीक है, यू वी डैश, डैश मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस यू डैश वी, ठीक, और डी एक्स और रिस्पेक्टिव कांस्टेंट बी आ जाएगा। ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट लास्ट में वैसे छोड़ देंगे, या फिर अगर उन्हें कोई बाउंड्री कंडीशन देनी होगी तो हम उससे स्मॉल ए और स्मॉल बी को भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ए और बी तो आ गया, अब ए और बी को उठा करके आप जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप लिख लेते हैं इसे, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्यों भाई, क्लियर है ना, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि भाई ए और बी है। अच्छा यहाँ पर हमको इक्वल टू जो हमने जीरो से हटाया था उसकी बात नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जो आर था जो राइट हैंड साइड में था उसकी बात यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गई, ठीक है। तो एक तरीके से स्पेशली आपको राइट हैंड साइड यानी हम लोग जिसको पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट बोलते हैं उसकी बात नहीं करनी पड़ी। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये बताता है हमें कि किस तरीके से आपको पैरामीटर को वेरिएट करना है, मतलब जो हम लोग आंसर लाते हैं सी एफ का जो आंसर आता है, सी एफ की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ सी एफ की बात कर रहे हैं, उसमें जो कांस्टेंट आते हैं दो, उन दो कांस्टेंट की जगह दो नए फंक्शन रख दिए जाते हैं ए और बी, और ए और बी को हम वैल्यू इस तरीके से निकाल करके अगर वापस से वहाँ पे रख दें तो हमारा वो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। और जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की प्रॉब्लम आती है तो ये बोल करके देते हैं कि सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो वहाँ पे हमको पता होता है कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, इसे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया होगा वही क्वेश्चन मैं लूँगा, ठीक है। अब एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम में आपका जो सी एफ फाइंड आउट करने वाले जितने भी क्वेश्चन सी एफ वाले थे वो जो सिंपली निकल जाते थे, चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, ठीक है, या फिर आपका लीनियर ही डिफरेंशियल लीनियर जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी LHDE कह सकते हो आप, है ना, वेरिएबल कोफिशिएंट थे इसमें, ठीक है, या फिर और कोई तरीका जिससे हम लोग का CF आराम से निकल जाता था। हालांकि जो चैप्टर नंबर 1 था वो पूरा का पूरा इसमें इस मेथड में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि CF उसमें पूरा आराम से निकल जाता था, है ना। तो देखिए अब सही से आपको याद होगा ये जो चैप्टर हमारा 1 था जिसमें हम लोगों ने CF निकालना सीखा था, PI निकालना सीखा था, तो ये क्या कहते हैं वो वाला पार्ट है PI का जो ना ही e की पावर ax में बिलोंग करता है, ना ही sin ax में बिलोंग करता है ना, ना ही cos ax में बिलोंग करता है, यानी cos x ax जैसा भी नहीं है, ना ही x की पावर n जैसा। और देखिए सही से
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, देख लीजिए। मतलब ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर बोलेगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स नहीं बोलता है, ये वर्ड नहीं बोलता, तो हम इसको तो वैसे भी कर लेते, बड़ा सिंपल हो जाता। लेकिन हाँ, इंटीग्रेशन इसका करना पड़ता है, इसका अलग फॉर्मूला होता है ना, होता है ना, 1/d-a करके याद आ रहा होगा आपको। और यहाँ पे q होता था इज इक्वल टू e⁻ax इंटीग्रेशन e⁻−ax इंटू क्यू डी एक्स। जिन्होंने पढ़ा उनको याद आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक ना। अच्छा, तो अब वैसे तो करना नहीं है, करना हम इससे है, तो चलिए बताते हैं। तो चलिए पहले सी एफ की बात कर लेते हैं। इसमें सी एफ फाइंड आउट करने के लिए सिंपल चीज लिखेंगे, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हो। 2 1 मतलब 1 की ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी है, क्या है भाई, आपको पता है जितनी डिफ्रेंशिएशन होता है उतनी पावर m की होती है, प्लस a स्क्वायर और इक्वल टू 0 करना होता है। यहाँ पे m की वैल्यू 2 आने वाली है, प्लस माइनस आई ए या ए आई भी कह सकते हो। तो यहाँ से देखिए अब सी एफ निकालना है, सी एफ कितना आ जाएगा भाई। इसका सी एफ तो सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस आई बीटा टाइप है, ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, लेकिन अल्फा तो 0 है तो e⁻0 तो हट जाएगा। सभी को पता है कैसे किया जाता है ये, ठीक है। और जिनको नहीं पता है वो जा करके डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी सीरीज है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 पूरा अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c1 cos ax प्लस c2 sin ax। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर आप ही लोगों में से हैं, प्रिया जी, उन्होंने किया हुआ है अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर किया हुआ है। हालांकि उनकी वजह से सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हुए हैं, उन्हीं की वजह से बढ़े हैं कुछ सब्सक्राइबर। तो आप भी करिए, नो डाउट आपका भी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं नाम लेता हूँ तो मुझे खुद अच्छा लगता है कि कौन बच्चा किसने मेरे लिए हेल्प की। अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो वो भी सामने वाला भी समझ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब समय आ रहा है एग्ज़ाम का भी, तो हो सकता है वो लोग जुड़ना भी चाहेंगे। और एक पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैथ की, वो जो हमारे तरफ से हो पाती है, हमारे मैथ चैनल के जितने भी हम लोग सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से हो पाती है, वो की जा रही है, तो उन तक पहुँचे तो अच्छी रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यहीं से स्टार्ट होता है। आपने सी एफ निकाल लिया, यहाँ पे दो कांस्टेंट आए जैसा मैंने समझाया था, c1 और c2। अब क्या लिखेंगे, इसके जस्ट बाद लिखेंगे लेट पी आई तो 0 होगा ना इसका, क्यों भाई, पहली चीज़ लिख देते हैं, पी आई इज इक्वल टू तो 0 ही होगा। पी आई की वजह से बात नहीं करनी है, लेकिन लिखने का मन है तो लिख दीजिए कि यहाँ पे जो पी आई होगा, पी आई 0 होगा, ठीक है। तो y यहाँ पे y कितना आएगा, सी एफ प्लस पी आई, तो वो हट के ऐड होकर के कॉस ए एक्स प्लस c2 साइन ए एक्स, ये सी एफ वाला पार्ट आ गया। अब करना क्या है, आपको लिखना है लेट, आगे लिखता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं लेट द कंप्लीट सोल्यूशन बी, जैसे वहाँ पे माना था y इज इक्वल टू, जहाँ कांस्टेंट था वहाँ पे कुछ नया ए बी रख दीजिए। जैसे c1 है, c1 की जगह पे a रख दीजिए, c2 की जगह पे b रख दीजिए, ठीक है। तो c1 की जगह होगा कैपिटल A कॉस ए एक्स प्लस कैपिटल B साइन ए एक्स, ठीक है। अब वेयर पूरा स्टेटमेंट लिखें, वेयर A and B are functions of x टू डिटरमाइन, सिंपल सा लिख लीजिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। टू डिटरमाइन, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू बी लिखेंगे तो आपको डिटरमाइंड लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, अब ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए का फॉर्मूला होता है क्या, ये स्टार नहीं बनाना है तो मैं बना देता हूँ आपके लिए कि आपको ये याद रखना है। ए इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ स्टार है वो सब के सब एमसीक्यू में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। मुझे लगता है लिख देना पड़ेगा कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लिखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ स्टार है वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख दूंगा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या था ए का, माइनस आर के साथ वी अपॉन यू वी डैश माइनस यू डैश
v और यहाँ पे dx प्लस एक कांस्टेंट, कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं स्मॉल। अच्छा स्मॉल है तो इसमें पहले से दिया है ना, तो भाई स्मॉल ए मत लिखिएगा, कुछ नया लिख लीजिएगा। और c1 भी आ चुका है तो c1 c2 भी आ गया, स्मॉल ए भी आ गया। तो एक काम करिए आप c डैश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर नहीं किया है, कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि d2y dx2 तो फ्री है और dy/dx का यहाँ पे टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर वैसे देखा जाए तो p की वैल्यू तो भाई 0 ही है, p की वैल्यू 0 है। q की वैल्यू यहाँ पे a² है, क्योंकि q क्या होता है, y के साथ जो लिखा होता है, और r जो होता है वो इक्वल में होता है, तो sec ax अपना r है। इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से r की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो r इज इक्वल टू sec ax है, तो हम वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा u और v क्या है, हेयर u जो है हमारा वो है cos ax और v जो है वो क्या है, sin ax। ठीक भाई, ठीक। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज़ को और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर कितना है, आर है भाई अभी तो जस्ट दिखाया पीछे sec ax, तो मैं लिख दिया sec ax। और v क्या है, v यहीं पे लिखा है sin ax होल अपॉन u v डैश, u तो अपना ठीक है cos ax है, cos ax v डैश, v मतलब ये है v, डिफ्रेंशिएट करिए यहाँ पे इसको v को, तो हो जाएगा a cos ax, है ना, a cos ax। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a cos ax। ठीक है, और साथ ही साथ अभी एक चीज़ और लिखनी है, एक सेकंड में इसको यहाँ से इरेज करके नीचे लिख देता हूँ। देखिए तो ये तो लिख दिया मैंने, फिर माइनस आ गया भाई u डैश, u डैश मतलब cos ax का डैश, तो cos ax का डैश मतलब माइनस sin ax, a sin x, तो माइनस में यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, a sin ax इंटू v है, v अपना sin ax है भाई। ठीक है, प्लस कांस्टेंट हमने c डैश ऐड किया है। नीचे अगर आप सही से देखें तो नीचे वाला पार्ट बड़ा ही सिंपल सॉल्व हो जा रहा है, ध्यान से देखिए। ये इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे a cos स्क्वायर ax और a sin स्क्वायर ax हो रहा है, तो a कॉमन ले लेंगे आप, sin स्क्वायर ax प्लस cos स्क्वायर ax हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और मैंने जो sec ax था उसको 1 अपॉन cos ax लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 1 भाई, क्यों, अब फिर a आएगा क्या, a इज इक्वल टू माइनस, तो बाहर कर देता हूँ, और ये हो जाएगा, और माइनस ही क्यों, माइनस 1 अपॉन a बाहर कर देता हूँ, और माइनस 1 अपॉन ए बाहर हो गया, और साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, डी एक्स प्लस सी डैश। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो देखिए अगर कॉस ए एक्स को आप सब्स्टिट्यूट करके टी मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन, उसका माइनस साइन ऊपर गिवन है, माइनस में से बाहर लिखा हो तो माइनस हट जाएगा। और फिर कॉस ए एक्स को आप टी मान रहे होगे तो एक डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो ए भी बाहर आएगा भाई। सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं बताना नहीं चाहिए, आप वैसे जानते ही होगे कि आपने जैसे कॉस ए एक्स को टी लिखा, कॉस का डिफरेंशिएशन आया माइनस साइन ए एक्स, और एक ए भी आएगा क्योंकि आपको ए एक्स का भी करना पड़ेगा, और डी टी डी एक्स भी तो आएगा। तो यहाँ से आपका साइन ए एक्स क्या निकल के आएगा भाई, साइन ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए और डी टी। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन ए डी टी मतलब ये तो 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका अब 1 अपॉन टी होगा, 1 अपॉन टी तो हो जाएगा लॉग में बदल जाएगा, तो लॉग टी, तो इससे अच्छा है टी की वैल्यू भी रख दीजिए लॉग ए एक्स होगा, मॉड लगा दीजिएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू सपोर्ट करता है लॉग सी डैश, तो ये आपका ए आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बी की, सेम बी भी आपको फाइंड आउट करना है, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए सो बी का क्या फॉर्मूला था बाबू लोग, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें उल्टा था, आर के साथ यू लेना था, नीचे का सेम था यू वी डैश माइनस यू डैश वी डी एक्स, प्लस इसमें भी एक नया कांस्टेंट तो सी डबल डैश लगा दीजिए।
ठीक है, कांस्टेंट की बात है, आप कुछ भी लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ देख लीजिएगा वो क्वेश्चन में ना हो वाला कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। सो b इज इक्वल टू आपका r क्या था, sec ax, तो sec ax हो गया, और u कितना आया था, u कितना था भाई, u था आपका cos ax। बाकी नीचे का मटेरियल आपको याद हो तो आप चाहो तो डायरेक्ट a लिख सकते हो, क्योंकि आपको याद है आपने जब सॉल्व किया था तो अपॉन में क्या बन रहा था, u v डैश माइनस u डैश v, वही आएगा, मतलब वो कुल मिला के a ही आएगा, यहाँ पे देख लीजिए ना a ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब हमें ही लिखना है तो हम सिमिलरली करके भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। सो और यहाँ पे देखिए cos ax और sin ax एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देखिए भाई एक दूसरे के उल्टे हैं ना, ये एक दूसरे के इन्वर्स नहीं बोलेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल्स हैं, तो कैंसिल होगा, तो जैसे ही तो 1/a बाहर आया, 1/a बाहर आया, यहाँ सिर्फ dx बचा प्लस c डबल डैश dx का इंटीग्रेशन, भाई 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन सिंपल सा x आ जाएगा, तो यहाँ पे x/a हो जाएगा प्लस c डबल डैश, तो ये b भी आ गया, ठीक है। अब एट लास्ट अपने को क्या लिखना है, आंसर लिखना है, ठीक ना, लिखेंगे। सो द कंप्लीट सोल्यूशन विल बी, भाई y इज इक्वल टू जो था ना, सो सिंपल y इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू यू प्लस कैपिटल B इंटू v, यही हमारा फाइनल आंसर है। बस इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी, क्या वैल्यू पुट करनी, a कितना आया था, a वॉज 1/a स्क्वायर log cos x, 1/a स्क्वायर log cos ax मॉड लगा दीजिएगा, प्लस एक कांस्टेंट भी है ना इसके साथ, प्लस c डैश, और यही नहीं इसके साथ u भी है, तो u कितना था भाई, u था हमारा sec ax ना, तो आपको sec ax भी तो लिखना है, ब्रैकेट बना दीजिए, sec ax प्लस b कितना आया है, b आया है आपका x/a प्लस c डबल डैश, और इसके साथ आपको v का मल्टीप्लिकेशन करना है, और v कितना था, देखिए यहाँ पे u है ना, तो u कितना था भाई, u अपना cos ax था, सही कर लेते हैं, यहाँ पे cos ax था ना भाई, तो cos ax है ये, गड़बड़ मत कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे v कितना था, sin x, दिखा देता हूँ एक बारी, कोई बात नहीं है, देख लीजिए, v हमारा ये है ना, देखिए ये u है और ये v है, v sin x है, रख दीजिए वैल्यू इसको ले जा करके, सो दिस विल बी sin ax। अब आपका मन है तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा लिख लेते हैं सरल करके, और नहीं तो यहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर है। अच्छा चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। देखिए यूज वी ओ पी का आप लोग वही फुल फॉर्म है, वेरिएशन ऑफ पैरा, ठीक है। तो भाई वही सेम सीन वही करना है पूरे में, प्रोसेस वर्ड्स में कम लिखूंगा, ठीक है, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सिंपल आप ए ई लिखोगे पहले, ठीक है। ए ई क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 करना होता है, तो एम स्क्वायर हो गया -4m हो गया -5 हो गया इज इक्वल टू 0। आप इसे फैक्टराइज करोगे तो आपका m+1 और m-5 मिलेगा, ठीक है, जहाँ से आपकी m की वैल्यू 2 आने वाली है, एक आएगी -1 और एक आएगा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका CF क्या बन के आएगा भाई, ठीक, क्योंकि PI हम 0 लेकर के चलेंगे, इक्वल टू 0 लेके बात करेंगे, तो CF जो आएगा, तो CF कितना आएगा, C1 e⁻⁻x प्लस C2 e⁻5x, और अगर हम इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो हम PI यहाँ पे 0 लेके चलेंगे, तो ओवरऑल यहाँ से y जो निकल के आएगा वो C1 e⁻⁻x, क्योंकि हमने इक्वल टू की बात नहीं की तो अभी एक तरीके से ये पूरा टोटल या कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए C1 और C2 के प्लेस पर हम कैपिटल ए और कैपिटल बी कर देंगे, वी गोना राइट की लेट द complete solution
बी, मैंने लिख दिया कि कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू ए यू प्लस बी बी है, जहाँ पर ए और बी क्या है हमारे, वही आपको वही लिखना है क्या कि फंक्शन ऑफ एक्स है, और यू और वी क्या है, यू वही है जो ई की पावर में आए हैं, जो दोनों पार्ट्स आए हैं। यू कितना आया है, यू आया आपका यू ई टू द पावर माइनस एक्स, और वी जो आया है वह है ई टू द पावर 5x। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब अगर फाइंड आउट करें तो ए का फॉर्मूला क्या था भाई, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आर वी यू वी डैश माइनस यू डैश वी डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्मॉल ए स्मॉल बी कॉन्स्टेंट नहीं आया, तो आप चाहो तो ले सकते हो, वरना सी डैश से ही काम चला लो, अच्छा रहेगा, बार बार क्या चेंज करते हैं, है ना। वैल्यूज पुट कर, यहाँ पे अगर आर की बात करें तो आर हमारा क्या होगा, यही होगा हमारा आर। ठीक है भाई, यही तो हमारा आर होगा। ठीक है, अच्छा चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए रखते हैं। ठीक है, देखिए माइनस आर कितना था, एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, वी कितना है भाई, वी यहीं पे लिखा हुआ है ई टू दी पावर 5x। ठीक, होल अपॉन यू इंटू वी डैश, यू आपका ई टू दी पावर माइनस एक्स है, वी डैश मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे हैं तो क्या आएगा भाई 5 ई टू दी पावर 5x माइनस वी यू डैश, इसका डैश करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर x, और v सिंपल सा लिख लीजिए ई पावर 5x, और dx प्लस सी डैश। ठीक है, ऊपर जो आपका एडिशन वेडिशन हो रहा है उसे कर लीजिए, थोड़ा सा डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए माइनस तो ठीक है अपनी जगह पे, माइनस में बाहर कर दे रहा हूँ, एक्स भी ठीक ही है, ई टू दी पावर 4x बच रहा है ऊपर में, और अपॉन में पूरा सॉल्व करने के बाद मैं लिखता हूँ 5 ई की पावर 4x और ई की पावर 6x। एक सेकंड, ये यू था ना यहाँ पे, तो माइनस तो आएगा, हाँ 5 ई की पावर 4x और 1 ई की पावर 4x, तो 6 ई की पावर 4x। अब देखिए ई की पावर 4x ई की पावर 4x कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो ही जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा x/6। ठीक है, तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस सी डैश। अब बात आती है बी फाइंड आउट करने की। सो बी हैज़ अ फॉर्मूला विच इज़ आर, भाई यहाँ पे यू हो जाता है ना, यू वी डैश माइनस यू डैश वी। तो डिनोमिनेटर तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वही पीछे वाला देख करके लिख दीजिए भाई सिंपली, है ना। न्यूमरेटर थोड़ा सा ध्यान देना है, आर था हमारा एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, यू कितना था भाई, यू था ई पावर माइनस एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स रख दीजिए, ई पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर आपने सॉल्व किया था, सो डिनोमिनेटर वॉज 6 ई टू द पावर 4x, है ना, 6 ई टू द पावर। ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है भाई 6 ई टू द पावर 4x। ठीक है, डी एक्स प्लस सी डबल डैश, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/6 को मैं पहले ही बाहर कर लेता हूँ, एंड इन द न्यूमरेटर वी विल गेट दैट x इंटू ई टू द पावर माइनस 6x। क्यों, 2x तो यहीं से ऐड हो जा रहा है, और ये 4 भी ऊपर जाके नेगेटिव 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये dx तो है ही प्लस सी डबल डैश। अब भाई ये क्या लगेगा, यहाँ पे बाई पार्ट लगेगा, बाई पार्ट्स में फर्स्ट और सेकंड लगाना होगा। फर्स्ट आप इसको मान सकते हैं, फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका डिफ्रेंशिएशन उसको कम करता चला जाए, या फिर सेकंड उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन आपको पता हो। ठीक है, वैसे तो दोनों ही एक दूसरे की प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्स डिफरेंशिएशन से हट जाता है, इसलिए सेकंड मानना ज़रूरी है। बाई पार्ट्स आपको लगाना आता होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बाई पार्ट्स का, एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर फर्स्ट आपको इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो बाई पार्ट्स ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये जो दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद एक और इंटीग्रेशन हो जाता है। सो वो सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखाता हूँ दैट b हैज़ अ वैल्यू विच विल बी वॉट, 1/6 तो बाहर ही चला गया है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो आंसर आएगा 1 माइनस, ये आपको करना है
सिंपल है यार, कर लोगे। -1/36 6x + 1 और e⁻⁻6x दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इंटू प्लस c डबल डैश हो गया। अब एट लास्टली द कंप्लीट सॉल्यूशन इज भी लिख लीजिए, y इज इक्वल टू AU प्लस BV, वैल्यूज पुट कर दीजिए और लिख कर छोड़ दीजिए, खत्म बात। सो विल गेट दैट y इज इक्वल टू, ए कितना आया था भाई, ए आया था हमारा -x²/12 प्लस c डैश, और u क्या था, u था आपका e⁻⁻x, और प्लस b कितना आया, b तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, चलिए कोई नहीं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। सो लिख देते हैं इसे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, -1/36 विद इन अ ब्रैकेट is 6x + 1 e⁻⁻6x plus c double dash into v was what, v was e⁻⁵x, so this is the final answer, okay, where c1 and c dash and c double dash are constant to determine, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए जी, इसको भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, तो ये आपको दिख रहा है कुछ जाना पहचाना सा, ये है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, HLDE, है ना। होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका होता था, आपको याद होगा कि इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कैसे करते थे, तो इसे अगर हम ऐसे लिखें तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ऐसे में हम इसको कन्वर्ट करते थे, पुट करते थे, क्या पुट करते थे याद दिलाते हैं। ऐसे में हम लोग x² d2 को हम d डैश -1 करते थे, जहाँ पे d डैश जो होता था वो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z होता था, और हम लोग x को e⁻z लेट कर रहे होते थे वहाँ पे, ठीक है। होमोजीनियस जो था उसको हम लोग वेरिएबल कोफिशिएंट को कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने के लिए करते थे, ठीक है। नहीं याद आ रहा हो तो एक बार जाके और रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक्स डी की बात करें तो सिर्फ इसे डी डैश लिखा जाता था, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म होकर के जो हमारी इक्वेशन आती थी वो क्या आती थी, डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होकर के क्या बन जाती थी भाई, देखिए सिंपल सा x² के प्लेस पर d डैश -1 लिखते थे, ठीक है, और xd के प्लेस पर सिंपल सा d डैश लिखते थे -1, और बाहर में y तो y ही रहेगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी रख दिया, तो x² हो गया e⁻2z, और e⁻x हो गया e⁻z। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड से तो कोई मतलब ही नहीं, पैरामीटर जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो राइट हैंड साइड से कोई दिक्कत करता ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बात होती है। तो चलिए CF फाइंड आउट करते हैं इसका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो लिखता हूँ मैं। देखिए मैंने उसे सॉल्व कर लिया, d डैश स्क्वायर -1 y इज इक्वल टू 0 फॉर CF, इक्वल टू में 0 कर लिया CF निकालने के लिए। सो अब बात आती है दी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो तो वही है भाई, डी जो डी हो चाहे डी डैश हो, उसकी प्लेस पे m रख देते हैं हम लोग। यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी विच इज़ +1 एंड -1, ठीक। CF क्या आएगा यहाँ से अगर बात की जाए, CF आएगा अपना C1 e⁻x और C2 x नहीं z आएगा, सॉरी क्योंकि z में कन्वर्ट कर लिया ना भाई, C2 e⁻−z, ठीक है। अब मन हो आपका तो इसे x में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें बात को तो x तक ही ले जाना है। e⁻z की जगह पे आपने x पुट कर दिया, और e⁻−z की जगह पे आपने 1/x पुट कर दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम pi की बात भाई इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं ना, तो pi तो 0 हो जाएगा, कुल मिला के y जो आएगा यहाँ से वो C1x + C2 × 1/x होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन में बदलने जा रहे हैं। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन बी, क्या कंप्लीट सॉल्यूशन भाई, y इज इक्वल टू AU प्लस
बी वी। अब यहाँ पे लिखना चाहिए अपने को वेयर जो u है वो x है, जो b है सॉरी v है, v जो है वो 1/x है, और एंड a एंड b आर फंक्शंस ऑफ x, वो भी लिखना ज़रूरी है। फिर वही काम करना है, इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके आगे की बात जो है, जो इंटीग्रेशन आपको करना है दैट इज a की वैल्यू माइनस आर वी होल अपॉन यू वी डैश माइनस यू डैश वी डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी डैश ले लेते हैं, और b की वैल्यू यानी b का फॉर्मूला माइनस में नहीं होता आर यू होल अपॉन डिनोमिनेटर तो सेम है यू वी डैश माइनस यू डैश वी डी एक्स प्लस सी डबल डैश, और ये दोनों फाइंड आउट आपको करना है, यू हैव टू फाइंड इट योर सेल्फ, ठीक है। और आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग इसमें a इंटू एक्स एंड b इंटू 1/x में ये पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज़, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये आया नहीं आया, और टेलीग्राम में से आपको सेंड करना है सॉल्व करके। मैं भी तो देखो आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। और जो जो सॉल्व करके भेजेगा आई विल श्योरली टेक हिज नेम, हिज और हर नेम when I am giving you the video while I'm uploading the video, ठीक है। जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उसका नाम ज़रूर लूँगा कि जिसने मुझे करके दिया है, ठीक है। मुझे पता तो चले कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने लोग भी ज्वाइन हुए हैं, नए ज्वाइन हुए हैं, वो सभी अपने कॉलेज का नेम तो बता दिया करें मुझे, ठीक है। तो एक थोड़ा डेटा मेरे पास भी रहे कि हमारे पास कहाँ के बच्चे हैं कहाँ के नहीं हैं, ठीक है। सो दैट कभी उनको उस कॉलेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ उन्हें नहीं पता हो, शायद मुझे पता हो, तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, मैं इसीलिए पूछता हूँ। और कोई इसका अलग से आशय नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है कि मैं कुछ अलग, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है एक्सरसाइज का, ठीक है। वैसे उसका सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ एक मिनट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको टेलीग्राम पे आज ही सेंड किया है। एक बच्ची है प्रिया नाम की, ठीक है, उसने सेंड किया हुआ था, तो मैंने आंसर इसका अपलोड किया हुआ है। तो उस क्वेश्चन में जहाँ पर आपका, एक बार आप चेक कीजिएगा, या तो आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करना आपका इट योर सेल्फ, ठीक है। वैसे आप उसकी हेल्प ले सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एकदम एक एक लाइन अच्छे से बताइए वहाँ पे। तो उसमें जहाँ पे इक्वल टू में जब भी कुछ ऐसा सीन इक्वल टू कुछ भी बनेगा, तो वहाँ पे उस इक्वल टू को हटा देना है और उसके बाद सॉल्व करना है। आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे यहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत अच्छा रहेगा, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो डायरेक्टली मुझसे, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। वैसे तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा गया था, काफ़ी उसकी एक लेंथ थी, 2-3 पेज में से आराम से चला जाता वो, तो उसे करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि देना तो नहीं चाहिए, लेकिन आया हुआ है 2 बार एग्ज़ाम में, तो मुझे लगा कि ये आपको करना ज़रूरी है। और फिर भी ना आए तो आप मुझे बताएंगे, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे एक बार और भेज दूँगा, ठीक है। उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए एक और मेथड बचा है, बहुत ही सिंपल सा है, वो वीडियो में महज मेरे ख्याल से 30 मिनट की बनेगी और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कल आपको ये चैप्टर पूरा फिनिश मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कॉलेज फ्रेंड्स पे भी शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप्स पे भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दिया करें आप लोग, मेहनत आपके लिए की जा रही है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद हम लोग वापस जहाँ पे थे, डायनेमिक्स में जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था उस पर हम लोग को आना था, ठीक है। हम एक्चुअली मैं था नहीं जहाँ पे, तो मेरे पास केवल डिफरेंशियल का ही एक बनाने का मेरे पास था, अवेलेबिलिटी थी, तो मैं डिफरेंशियल का एक पूरा चैप्टर ही मैंने कहा फिर निपटा ही देता हूँ। तो डिफरेंशियल का 3rd चैप्टर ये निपट जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर से हम लोग डायनामिक्स को ही, जहाँ पे हम लोग ने 2 पॉइंट पढ़े थे, स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था, तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहाँ से
कल के बाद की वीडियो के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल मैथ पर। थैंक यू।